कहते हैं आप देख रहे हैं एक मुलाकात और एक मुलाकात में हमारे साथ राजस्थान 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी। डॉक्टर साहब, सबसे अहम बात होती है पूरी कमेटी को फॉर्म में लेकर के आने की। तो अभी क्या पोजीशन आपके साथियों की? दूसरा, मैं मीटिंग का जिक्र इस वजह से कर रहा था कि मुझे पता चला है कि मीटिंग हुई लंबा समय हो गया स्टेट कमेटी की। क्या वास्तव में बीच में इतना बड़ा गैप रहा है इसमें? देखिए, हमारे तो ये जो मॉनिटरिंग का काम है ये समितियों के माध्यम से ही होता है। मैं खुद भी 20 सूत्री कार्यक्रम राज्य स्तरीय आयोजना क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति का उपाध्यक्ष हूं। माननीय मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष। समिति जो 2006 का एक्ट है जो 2007 से लागू हुआ है, उसके अनुसार इसमें 3 स्तर की समिति बननी चाहिए। एक राज्य स्तर की, एक जिला स्तर की और फिर आगे ब्लॉक स्तर पर। जिला स्तर और राज्य स्तर पर कमेटियां पहले बनी है, ब्लॉक स्तर पर तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई। मैंने जरूर अधिकारियों से बात की तो बताया गया कि पहले भी एक कोशिश हुई थी और फिर ये जिला कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो ब्लॉक स्तर की कमेटी बनाएं, और उन्होंने फिर जवाब दे दिया कि ये व्यवहारिक नहीं है। जबकि व्यवहारिक क्यों नहीं है? राजस्थान में उसमें तो 200 पंचायत समिति नहीं थी, आज भी 354 पंचायत समिति स्तर पर बनेगी तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत नीचे जाके मॉनिटरिंग करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसकी भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ठीक कह रहे हैं कि ये हमारी राज्य स्तर की और जिला स्तर की समितियां भी नहीं बन पाई हैं। तो अभी तक तो नहीं बनी हुई है, अभी कोशिश कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी चल रही है। मुख्यमंत्री जी इसको चर्चा हुई सर कि अभी इसे रिफॉर्म किया जाए? हाँ, मुख्यमंत्री जी से रिफॉर्म की चर्चा तो नहीं हुई। हाँ, नहीं, फॉर्म करने की बातचीत हुई और मुख्यमंत्री जी की जानकारी में पूरा है। मुख्यमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं और काफी कुछ नाम भी आ गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरी कोशिश तो यही है कि इसी महीने में जो जिला और प्रदेश स्तर की कमेटी है उसका गठन कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले 1.5-2 महीने में मुख्यमंत्री जी से, चूंकि वही इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्हीं को फैसला करना है, उनसे चर्चा करके इन समितियों का व्यवस्थित रूप से गठन जो है वो इस माह के अंत तक या मई के महीने में मैं करवाऊंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। बिना कमेटियों के गठन के इस कार्यक्रम को हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कोरोना के दरमियान, क्योंकि कोरोना एक ऐसा बिना बुलाया रोग कहूं या मेहमान था जो आ गया किसी के साथ में चाइना से, और हम सब लोगों को 2 बार के लॉकडाउन में जकड़ना भी पड़ा। लंबे समय तक लोगों के पास में रोजगार के संसाधन। नरेगा को लेकर के मैं जरूर जानना चाहूंगा, कोई चर्चा आई कि नरेगा कितने इफेक्टिव रही इसको लेके? हाँ, अभी जो मैंने समीक्षा की उसमें भी मैंने पाया नरेगा में जो योजना है उसने सही मायने में जो ग्रामीण क्षेत्र का जो गरीब तबका है उसकी बड़ी मदद की। जो जितने ये माइग्रेंट्स आए उन सबको गांव के लोग थे, जो ज्यादातर जो शहरों में मजदूर के रूप में आते हैं वो वापस अपने गांव में गए तो उन्हें इस नरेगा से ही सहारा मिला। ये एक रोजगार का प्रमुख उनका साधन बना। डॉक्टर साहब, एक लंबा एक्सपीरियंस आपको राजनीति का और कई तरह के दौर आपने देखे। मैं अभी की राजनीति की बात करूंगा कि हम किस स्तर की राजनीति में पहुंच गए हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहा करते हैं कि प्रतिस्पर्धा देखते हैं प्रतिशोध जन्म ले रहा है। कहां जाएगी देश की सियासत? देखिए, राजनीति मूल्य आधारित होनी चाहिए, उसमें नैतिकता जरूर होनी चाहिए और लोगों में प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए, लेकिन वो नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम और विचारधारा को लेकर होनी चाहिए। अभी जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें दोषारोपण ज्यादा है। दूसरा, हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है और लोकतंत्र में विरोध का उतना ही, विरोध पक्ष का उतना ही महत्व है जितना सत्ता पक्ष का है। रचनात्मक
विरोध कहिए, रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए, उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए। आज जैसे मान लो डीजल और पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है। इस पर केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, राज्यों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए कि भाई हम इस विषय पर सोचें कि ये हो क्या रहा है। आज मोदी जी को मैं देख रहा हूं कि वो एक शब्द नहीं बोलते महंगाई के ऊपर। ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनको आगे बढ़ के कहना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए राज्यों को। मैं देख रहा हूं कि जो फिजूल के मुद्दे हैं, गैर मुद्दे हैं, उनको तो हाईलाइट किया जा रहा है। मीडिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो असली मुद्दे हैं, जो आर्थिक मुद्दे हैं, उन पर जितनी चर्चा बहस होनी चाहिए वो देश में नहीं हो रही है। राजनीति का एक दौर था जब आप लोग कुछ भी होता था उस पर चर्चा भी होती थी कि अच्छा मीडिया ने कोई मुद्दा उठाया, लेकिन आज भी मीडिया अगर कोई बात उठाता है तो दो आरोप लगते हैं, उस पर बाइस्ड है मीडिया, या फिर कहते हैं कि दूसरे की गोद में बैठा हुआ है मीडिया। मीडिया को अकेले को तो मैं दोष नहीं देता। हम ये जो स्थिति है उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। राजनीतिक दलों के लिए तो मैं कह रहा हूं, राजनीतिक नेतृत्व की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि समाज में जिन्हें हम अगुवा कहते हैं, उसमें राजनीतिक लोगों के अलावा जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनको थोड़ा मुखर तो होना पड़ेगा और इश्यूज को उठाना पड़ेगा, तो ही हम जनता को सही नेतृत्व दे पाएंगे और न्याय करेंगे। सरकार की नीति अच्छी है तो सरकार की प्रशंसा मीडिया करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, गलत कर रही है, जनता भी उसके खिलाफ है, तो फिर मीडिया को जनता की आवाज बनना चाहिए। पॉलिटिशियंस का भी ये हो गया कि वो जो चाहते हैं सिर्फ मीडिया वो दिखाए या फिर वही भाषा बोली जाए। मीडिया को तो निष्पक्ष रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए, और जो कहना चाहिए कि जो अंतरात्मा जो कहती है उस अंतरात्मा के आधार पर उन्हें निर्णय करना चाहिए। और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए सोचने की बात है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, या पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, या हमारे जो बड़े लोग जो इंडस्ट्री के दूसरे लोग हैं, या ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, कि हमें सोचना चाहिए कि अभी जो देश और दुनिया में जो चल रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वक्त है ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा समय कहना चाहूंगा। आज भी आपने इस बात को नोट किया होगा कि इतना कोरोना काल और ये सब कुछ रहा, इसमें भी हमारे देश की कृषि ने हमारा साथ दिया। बिल्कुल। इस देश के पास में इतने संसाधन है, इतना टैलेंट है, इतने लोग मेहनती हैं, तो ऐसे समय में हमारे देश की राजनीति यदि सही मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, और जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि सामाजिक सहिष्णुता हो और आर्थिक मुद्दों की अच्छी जानकारी हो, अच्छी बहस हो, तो हमें इन आर्थिक कार्यक्रमों पर चर्चा करनी चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े। अब हमारे मोदी जी जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनकी भाषा कुछ और होती है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनकी भाषा और होती है। इससे हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान होता है। और कुछ जो लोग, मैं कहना चाहूंगा कि जो इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहे हैं, इस देश का जो एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसको कमजोर कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये देश हित में नहीं है। आज बताइए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की, मतलब लोहे के, इसमें कोई चीज ऐसी, और इतने ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि जो लोग बताते हैं, लेकिन उस पर कोई चिंता व्यक्त करने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, और जो बयान आते हैं, चाहे वो केंद्रीय वित्त मंत्री का हो या उनके दूसरे नेताओं का हुए, वो बहुत भी और भी ज्यादा निराशा वाले, लोगों को उद्वेलित तो नाराज करने वाले हैं। ठीक है, लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है, लेकिन चुनने का मतलब ये थोड़ा ही है कि 5 साल तक फिर जनता निरीह देखती रहे और आप ये कहो कि हमें मैंडेट मिला हुआ है। मैंडेट आपको किस लिए मिला था? अभी 5 राज्यों के चुनाव आए और उसमें बीजेपी को एक अच्छा बहुमत भी मिला है। महंगाई उस दरमियान भी रही, तो बीजेपी का साफ दावा है कि महंगाई एक डेवलपमेंट का रूप ले रही है और जो पैसा रहा विकास के नाम पर जा रहा है। ये कहना है
अभी गवर्नमेंट का, बीजेपी का, तो क्या वास्तव में महंगाई को मुद्दा नहीं बचा? महंगाई निश्चित रूप से मुद्दा है और ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इसका भी सही विश्लेषण होना चाहिए। पंजाब में क्या भारतीय जनता पार्टी आई, उत्तराखंड में कोई ज्यादा अंतर नहीं, गोवा में भी कोई अंतर नहीं, और अब राजनीति में भी क्या है कि पोलराइजेशन हो रहा है। तो इसलिए ये विश्लेषण में कोई ये कहता है कि ये महंगाई के खिलाफ जनता तो महंगाई के खिलाफ थी, लेकिन कुछ वोट का बंटवारा हो जाता है, कुछ प्रॉपर विकल्प नहीं होता है, कुछ सामने वाले राजनीतिक दलों की कमजोरी होती है। जैसे उत्तराखंड था, उत्तराखंड में हमें स्वीकार करना चाहिए हमारी पार्टी की कुछ कमजोरियां रही नहीं, उत्तराखंड में वास्तव में बीजेपी हारने वाली थी। वो दौर जो पहले वाला था उसकी तरह को महंगाई मुद्दा है, जिसमें भारत बंद, कभी आज स्टूडेंट्स भी सड़कों पे उतर रहे हैं, लोग भी सड़कों पे उतर रहे हैं। आंदोलन का आपको लगता है कि एक दृश्य बदलता जा रहा है? देखिए, आंदोलन का दृश्य तो आप जो कह रहे हैं कि हम केवल चुनाव में ही राजनीतिक दृष्टि से तैयारी करते हैं। आंदोलन का जहां तक सवाल है, मंच के आज कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि देश में और भी राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में हैं, जिनमें रीजनल पार्टीज वगैरह हैं, वो उस तरह से आंदोलन नहीं कर पा रही हैं। तो सबको साथ लेकर के महंगाई पर यदि आंदोलन और लोगों को लगे कि भाई एक व्यापक आंदोलन, तो मैं कह रहा हूँ कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई इतनी जो बढ़ी है, इतनी पहले कभी महंगाई नहीं बढ़ी। डॉक्टर साहब, पब्लिक को वो लीडरशिप नहीं मिल पा रही जो उनकी आवाज बन सके पहले की तरह। कांग्रेस भी अपोजिशन पार्टी है, मुख्य विरोधी दल है, आज भी कांग्रेस देश भर में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यदि अन्य दलों का भी सहयोग मिलता है, अन्य संगठनों का सहयोग मिलेगा, तो यह महंगाई का आंदोलन और ज्यादा प्रभावी होगा। मैं कहना कांग्रेस में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो सक्रियता आपकी वापस शुरू करेंगे? देखिए, अभी तो मेरी जिम्मेदारी इस 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की है। मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं इस 20 सूत्री कार्यक्रम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही प्रभावी तरीके से इसको राजस्थान में लागू कराऊं, जिससे कि जिन जरूरतमंदों के लिए, जिन वंचित लोगों के लिए, जिन गरीब लोगों के लिए कार्यक्रम बना, इसका लाभ उनको मिले। और जो हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जिसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम कमेटी को दिया है। तो इन सब को हम अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करके लागू करेंगे तो जरूरतमंद लोगों की हम मदद कर सकेंगे। तो मैं सक्रियता का जहां तक सवाल है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस कार्यक्रम को सही ढंग से मजबूती से लागू करें। और मैंने कार्यक्रम बनाया है कि मैं आने वाले 4 से 6 महीने में राजस्थान के सभी जिलों का दौरा करूंगा और वहां कमेटी की मीटिंग के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से पूरा फीडबैक लेंगे और जिस मकसद के लिए कार्यक्रम बना उस मकसद को भी हासिल करेंगे। चलिए, डॉक्टर साहब को आपने सुना। डॉक्टर साहब बड़े बेबाक और एक लंबी पारी राजनीति में डॉक्टर साहब ने खेली है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, विभिन्न विभागों के मंत्री भी रहे हैं और एक बड़े सक्रिय पॉलिटिक्स से डॉक्टर, पेशेवर डॉक्टर के रूप में MBBS किया इन्होंने और उसके बाद में लेकिन राजनीति के फील्ड को इन्होंने चुना और तब से सक्रिय रहे हैं। अभी सूत्री कार्यक्रम का इनको जिम्मा मिला है, उसके उपाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और सक्रियता इनकी जब भी जिस भी जिम्मेदारी के साथ में रहे निश्चित रूप से काफी रहे। चलिए, आपको शुभकामनाएं डॉक्टर साहब और आप मकसद में जरूर कामयाब हों। जनता की सेवा के लिए आपको बनाए हैं मुख्यमंत्री जी ने उपाध्यक्ष और जरूर आप उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, एक मुलाकात में इतना ही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी। डॉक्टर साहब, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपको शुभकामनाएं। जो आपकी मैं वर्षों से रुचि देख रहा हूं पॉलिटिक्स में, वो इस तरह के कार्यक्रम या फिर ये कहूं कि जनता के बीच रहना,
20 सूत्री कार्यक्रम 1975 से जिस तरह से बना और 2006 में तो फिर एक एक्ट भी बन गया इसका, तो आपको लगता है कि वास्तव में आपकी अभिरुचि के हिसाब से, आपके वर्किंग स्टाइल है उसके हिसाब से आपको ये मिला? ये आप ठीक ही कह रहे हैं कि मैं तो राजनीति में ही जो वंचित तबके के लोग हैं, गांव के हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर, किसान, जो वर्ग के लोग हैं, इनकी जिंदगी में खुशहाली के लिए, परिवर्तन के लिए आया। और ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, ये प्रमुख रूप से गरीबी हटाने का कार्यक्रम है। और जो लोग आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं और उनका सदियों से शोषण होता रहा है, उस शोषण को रोकने के लिए और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए ये कार्यक्रम है। थोड़ी दिक्कत मैं भी महसूस करता हूं कि 47 साल पहले ये कार्यक्रम बना। हालांकि इस 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से भी काफी काम हुआ। इसका मुख्य कार्य तो जो भी 20 सूत्री कार्यक्रम है, 20 सूत्र हैं, उनसे जुड़े हुए मद हैं, उपमद हैं, जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग का है। लेकिन इस माध्यम से भी काफी कार्य हुआ। लेकिन फिर भी आज भी गरीबी है, आज भी गैर बराबरी है, विषमता है, लोगों का आर्थिक शोषण होता है, तो अफसोसजनक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिला जुला कहिए, उनकी योजनाओं की मॉनिटरिंग कह दो आप, उनकी जो एक कोऑर्डिनेशन करना, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने का ये कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से मेरी रुचि का कार्यक्रम है और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं इस कार्यक्रम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाऊं और जिस तबके के लिए, जिन वर्गों के लिए ये कार्यक्रम बना है, उनको इसका सही मायने में लाभ मिले। जी बिल्कुल। अभी क्या लगता है साहब आपको? तो आप पद पे रहें नहीं रहें कोई मायना नहीं रखता, लेकिन लोगों से मिलना, लोगों का फीडबैक लेना, अभी अगर इस 20 सूत्री कार्यक्रम बात केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्योंकि जिस मकसद से बनाया गया था, अभी वो किस पोजीशन में है? ये बात तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरह से इस 20 सूत्री कार्यक्रमों को चलना चाहिए था, उस तरह से तो ये नहीं चल पाए। और शुरू में जो सूत्र थे उनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। अफसोस इस बात का है कि शुरू में जो मॉनिटरिंग के जो 20 सूत्र थे, उनमें कुल मिलाकर के 55 मद उपमद होते थे और आज स्थिति ये है कि वो सूत्र भी घट करके 11 हो गए हैं और उनमें जो मद हैं जिनकी मॉनिटरिंग होती है, वो केवल 15 रह गए। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा और न कोई मैं आरोप प्रत्यारोप लगाता, लेकिन केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार खुद ही हमें टारगेट देती है और केंद्र सरकार अपने स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करती है और केंद्र सरकार राज्यों का श्रेणीवार इनकी रैंकिंग भी करती है। अब पहले के बजाय धीरे धीरे ये जो मॉनिटरिंग के जो सूत्र थे, मद हैं, वो भी घट रहे हैं। साथ में पिछले 2 साल से इसकी रैंकिंग भी नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, जो भी भारत सरकार में इससे जुड़े हुए मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जो प्रोग्राम से इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित हैं, स्टैटिक्स से, उनको भी पत्र लिखवाएंगे, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखवाएंगे कि इस कार्यक्रम जो
सही मायने में देश के बहुत बड़ा तबका, और देश की तो सबसे बड़ी समस्या नहीं, मैं तो कहना चाहूंगा कि अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, गैर बराबरी है, ये तो एक तरह से अभिशाप है। और इस सोशल जस्टिस इसको तो कहना चाहिए समाप्त करना ही चाहिए। इसमें कोई राजनीति भी नहीं है, दो राय भी नहीं हो सकती, चाहे केंद्र की सरकार और राज्य सरकार। इसे तो हमें रोकना ही है। हम क्यों राजनीति के अंदर हैं, तो वो भी इसको इफेक्टिव करें। एक तो जो मद पहले से जिनकी मॉनिटरिंग होती थी उनको वापस चालू किया जाए, एक रैंकिंग भी राज्यों की जाए, टारगेट्स वगैरह भी पूरे दिए जाएं। अभी आज ही मैं मीटिंग कर रहा था तो मुझे बताया कि हमें जो केंद्र से टारगेट मिलते हैं वो टारगेट ही जून जुलाई में मिलते हैं। जब जून जुलाई में मिलेंगे तो 3 महीने तो वैसे ही निकल जाएंगे, तो उनकी प्रॉपर वो मॉनिटरिंग हो नहीं पाती है। जी सर, एक दूसरा आपको क्या महसूस हो रहा है अभी, जैसे अधिकारियों से भी चर्चा होती है, क्योंकि लंबे समय बाद में मैं सुन पा रहा हूं कि कोई मीटिंग हो रही है 20 सूत्री कार्यक्रम के बीच में, कोई चर्चा हुई नहीं है कि कभी कोई मीटिंग हुई है या किसी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हुई है। देखिए, ये मीटिंग्स का सिलसिला तो मैंने शुरू किया है। मेरी 9 फरवरी को मेरी नियुक्ति हुई, 21 फरवरी को मैंने कार्यभार संभाला और उसके बाद में ये पूरे 20 सूत्री कार्यक्रम को मैंने समझा भी, और सभी जो पॉलिटिकल लोग हैं या अधिकारी और जो इससे संबंध रखने वाले लोगों से लगातार मैंने विचार विमर्श किया और इसकी समीक्षा की। उसके बाद में फिर जो स्टेट लेवल के हमारे जो अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, उनके सचिव हैं, उन सब की मैंने 24 मार्च को एक बैठक की, समीक्षा बैठक। वो इसलिए भी की कि वो ये वित्त वर्ष समाप्त होने वाला था, तो मैंने देखा कि जो मुझे जो टारगेट्स जो दिए हुए थे पिछले साल के 21-22 के, उसके अगेंस्ट में जो हमने अचीव किया वो कोई, मैं ये तो नहीं कहता बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन कोई ज्यादा संतोषजनक या बहुत अच्छे भी नहीं थे। जबकि राजस्थान राज्य जो है ये 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में अच्छे राज्यों की गिनती में आता है, बहुत अच्छे श्रेणी में रहा है ये लगातार। और इसके पीछे कारण मैं ये भी मानता हूं कि केंद्र ने ये 2 साल से जो रैंकिंग बंद की है, तो उसे लोगों के थोड़ी नहीं, एक तो रुचि नहीं, और जो करना चाहिए कि एक परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से बच्चे को पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करेगा, दबाव रहेगा, तो वो दबाव भी नहीं रहा। तो फिर मैंने 24 मार्च को कहा कि अब समय तो कम है, लेकिन आप इसीलिए मीटिंग की कि अब आपके पास फिर भी 7-8 दिन का समय है, आप कोशिश करो कि इसको कैसे बेटर करें। और फिर मैंने दोबारा मीटिंग करके उनको टारगेट्स, मैंने 10 तारीख तक हमें पूरे ये डेटाज वगैरह मिल जाने चाहिए, जिससे कि मैं फिर उसकी समीक्षा करूं। क्वार्टरली हमारे यहाँ मीटिंग होनी चाहिए। वहां भी जिलों में भी हमने इसकी व्यवस्था करके कि हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष हैं जिलों में, और उनको हमने कह रखा कि हर महीने इसकी मीटिंग होनी चाहिए। मैंने अभी 31 मार्च को सभी प्रभारी मंत्रियों को पत्र लिखा कि आप हर महीने जिले में मीटिंग करेंगे और सभी लोगों से प्रॉपर फीडबैक लेकर के सरकार को देंगे, हमें भिजवाएंगे। कोरोना के बाद में आपको लगता है साहब, क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने ये प्लानिंग की इसकी, उस वक्त जो परिस्थितियां थी, सबसे मेन उन्होंने एजेंडा रखा गरीबी हटाने का। उसके साथ में उसका सिलसिला शुरू हुआ कि दूसरा सोशल जस्टिस इसमें लिया। अब तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, आपने पानी भी जोड़ा, ग्रामीण विकास को भी जोड़ा, बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ते आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन क्या वास्तव में इतने साल बाद भी, 47 ईयर्स के बाद, जब 20 सूत्री कार्यक्रम जिस मकसद से, देखिए मकसद तो कोई कार्यक्रम होता है तो वो निश्चित रूप से कोई मकसद के साथ ही होता है, लेकिन जो अचीव करना चाहिए था हम वो कर पाए? देखिए, मैंने कहा कि हमने अचीव तो काफी कुछ किया है। जैसे अभी गरीबी के आंकड़े जब प्रदर्शित किए जाते हैं तो कोई भी राजनीति है, इसमें विरोधी दल इस बात को रखता है। कांग्रेस ने काफी काम किया, कांग्रेस की सरकारों ने काफी काम किया, फिर भी हमारे विरोधी कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने नारा तो दिया लेकिन गरीबी तो नहीं हटी। गरीबी हटी, मनमोहन सिंह के समय में आपने देखा कि गरीबी हटी, लेकिन जैसे अभी कोरोना काल आया तो वो वापस बढ़ गई। इसके भी कई परिस्थितियां बदलती हैं तो बढ़ती है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके चलते भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं महसूस करता हूं, जब देश आजाद हुआ तो हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी,
अब उसमें कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने गरीब लोग थे, सब आंकड़े हम निकालते हैं। तो उनमें से तो बहुत सारे लोगों को हमने शिक्षित भी कर दिया, वेल टू डू भी हो गए, गरीबी से भी बाहर निकल गए। लेकिन पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कितना है। आज जो 36 करोड़ का देश था, मुल्क आजाद हुआ 47 में, आज वो 136 करोड़ का देश हो गया है। तो कोई ये आंकड़े देता है कि साहब गरीबों की संख्या बढ़ गई। मैं कह रहा हूं कि गरीबों की संख्या को आप परसेंटेज में देखो, प्रतिशत में यदि हम देखेंगे तो मुल्क आजाद हुआ तब तो आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, आज तो बहुत कम हुए। प्रतिशत में देखेंगे तो गरीबी हटी है, लेकिन संख्या गिनेंगे तो बढ़ी है। आज यदि प्रतिशत की बात करते हैं तो हमारे देश में लिटरेसी रेट कितनी बढ़ गई है। आज 80 से 85 करोड़ लोगों को हमने लिटरेट कर दिया। देश आजाद हुआ तब तो 10% लोग भी नहीं थे। 36 करोड़ का देश था, 3-3.5 करोड़ में। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने लोगों को लिटरेट भी किया, एजुकेट भी किया, ये सब किया। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या में यदि हम आज भी संख्या देखें तो हम कह सकते हैं कि इतने लोग इलिटरेट हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये सब इनके इंतजाम करना मुश्किल काम होता है। और यदि रोजगार नहीं होगा, ये गरीबी रोजगार से जुड़ी हुई है। जब जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो गरीबी बढ़ेगी। अभी कोरोना में यही तो हुआ, जो ही लोगों का रोजगार खत्म हो गया तो गरीबी बढ़ गई। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये सब चीजें, अर्थव्यवस्था कहो, सरकारों की प्राथमिकता कहो, जनसंख्या कहो, ये सब ऐसे कारण हैं जो जिसके कारण ये गरीबी बढ़ती है, गरीबी कम होती है। अब इस पर केंद्र सरकार को, राज्यों को मिलकर विचार करना चाहिए। ये अभिशाप है हमारे देश के लिए। तो गरीबी तो कम हुई है, लेकिन चूंकि जनसंख्या बढ़ गई इसलिए कहते हैं साहब गरीबों की संख्या नहीं कम हुई, हमारे विरोध। अरे भाई, गरीबों की संख्या तो कम हुई, लेकिन जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, डॉक्टर साहब के साथ एक मुलाकात जारी रखेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप।